नाउ द नेक्स्ट इज सो बट जॉइंट और लैप जॉइंट का हमने डेफिनेशंस किया है. नाउ टाइप्स ऑफ repeated types of repeated joint as per their number of rows. आप रिपीटेड जॉइंट की टाइप एज पर नंबर ऑफ रोज. ठीक है, तो रिपीटेड जॉइंट की क्या टाइप्स होंगी? फर्स्ट आई विल कंसिडर लैप जॉइंट. पहले मैं लैप जॉइंट को कंसिडर करता हूं because there are two types of the joint, that is the lap joint and butt joint. So lap joint में बोलते हैं सिंगल रिपीटेड लैप जॉइंट, राइट. सिंगल, इसकी एक रो है, टाइप है सिंगल रिपीटेड लैप जॉइंट. सो व्हाट डज इट मीन सिंगल रिपीटेड लैप जॉइंट? इसकी डायग्राम ड्रा करके आपको क्लियर करते हैं, राइट. सो सपोज यू आर हैविंग, दिस इज प्लेट नंबर 1, दिस इज प्लेट नंबर 1 लैप जॉइंट का, दिस इज प्लेट नंबर 1 and this I will take plate number, this I will take plate number, this is plate number 1 and plate number 2. Both the plates are overlap, both the plates overlap, right. So this is plate number 1 and plate number 2. This is P and this force is also P. You can say this is PT. हम tensile force लेते हैं, right. So single repeated, if somebody will say what is your the single repeated lap joint, तो क्या करेंगे आप? सिंगल रिपीटेड लैप जॉइंट तो इस तरीके से बनाते हैं, वन प्लेट ओवरलैप्स ऑन द अदर प्लेट, राइट, इन द सिंगल रिपीटेड लैप जॉइंट. तो जहां पे आपको, अगर आप फ्रंट एलिवेशंस देखेंगे, you will see only one rivet here, right. So you will see only one rivet. If you will see here from the front, if you will see from the front, so there is only one rivet. थोड़ा सा इसको डायग्राम को थोड़ा कर लेते हैं. And this is the head which is pointed, their head, जो रिबट्स के दोनों साइड्स जो हेड की फॉर्मेशंस थी, this is the head of the rivet, right. So this is your single repeated lap joint. But here, if you will see from the direct elevation, you will see there is only one rivet, right. But if I will draw, you can say, अगर मैं इसका प्लान ड्रा करता हूं, राइट. If I will draw its plan like this, this is your plate number 1, this is your plate number 1, and this is जो आपकी प्लेट नंबर 1 है. एंड फ्रॉम हेयर आई विल से, अगर दोनों का थिकनेस सेम है, दिस इज योर प्लेट नंबर 2 फ्रॉम हेयर, राइट. दिस इज योर प्लेट नंबर 2. प्लेट नंबर 1 एंड प्लेट नंबर 2. सो दिस इज योर कॉमन एरिया. ये जो आपका एरिया होगा, this is your common area, right. This is the common area, overlap area of the two plates. ये प्लेट नंबर 1 है आपकी, and this is your plate number 2, right. अब सिंगल रिपीटेड
जो आपका दिस इज द ओवरलैप एरिया विच आई हैव शोन बाय दिस डॉटेड लाइन हियर। अब जो ओवरलैप एरिया होगा जहां पर ही रिबट लगेगी, दिस इज द टॉप व्यू, आई एम शोइंग द टॉप व्यू हियर। सो क्या करेंगे इसको, अब दिस इज द सिंगल रिप्टेड, आई एम सेइंग दिस इज सिंगल रिप्टेड लैप जॉइंट। सो सिंगल रिप्टेड लैप जॉइंट का मतलब ये है कि यू विल, yes, so means you will have one rivet like this is the second rivet and this is the third rivet, right? So this is rivet number 1, rivet number 2 and rivet number 3, right? So this is your top view, this is your top view, this is plate number, right? दिस इज योर, ये टॉप व्यू है आपका, ये टॉप व्यू। अगर आप ऊपर से देखें तो जो दो प्लेट्स का जो ओवरलैप होगा इस तरीके से होगा, एंड दिस इज फ्रंट। अगर आप फ्रंट से देखें यू विल सी ओनली वन रिबट। हमारा था सिंगल रिप्टेड लैप जॉइंट। सिंगल रिप्टेड लैप जॉइंट मींस, और यू कैन से सिंगल रो or single row lap joint. तो सिंगल रिप्टेड लैप जॉइंट और सिंगल रो लैप जॉइंट, जहां से आपको एक रिबट दिखाई दे रही है बट यू आर गेटिंग वन रो हेयर। ये जो कॉमन एरिया होगा प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2 का जो कॉमन एरिया होगा जहां पे हमने रिफ्टिंग करनी है, तो वहां पे क्या होगा, सिंगल रो ऑफ द रिफ्टिंग होगी वहां पे। अब दैट डिपेंड्स के जो आपके पास एरिया और स्पेस कितना है, 3 रिबट्स भी लग सकती हैं, 4 भी लग सकती हैं, 2 भी लग सकती हैं, दैट डिपेंड्स ऑफ द क्रॉस सेक्शन विच यू आर हैविंग द ओवरलैप क्रॉस सेक्शन वेयर यू हैव टू फिक्स द रिबट्स देयर, राइट। तो दिस इज, जहां पे आपको कहने का मतलब ये है कि जो आपका कॉमन एरिया होगा, कॉमन क्रॉस सेक्शन होगा ओवरलैपिंग ऑफ द टू प्लेट्स, if there is only single row in the lap joint, if there is only single row in the lap joint, then this is called the single row lap joint, or single row lap joint, or single rifted lap joint. You understand this? You understand what is single rifted lap joint? When you are having only single row of the rivets in the lap joint, so that joint is called single रो लैप जॉइंट और सिंगल रिप्टेड लैप जॉइंट। सो अगर मैं इसको डबल रिप्टेड लैप जॉइंट को शो करना चाहता हूं कि डबल रिप्टेड लैप जॉइंट क्या होगा, तो डबल रिप्टेड लैप जॉइंट होगा व्हेन यू आर हैविंग द 2 rows of the rivets, when you are having the 2 rows of the rivet like this, suppose one row is here and इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, so one row is here and one row is here and the second row is here. If it is like this, when the lap joint is having the 2 rows of the rivets, when the lap joint is having the 2 rows of the rivet, so that is called the double rifted lap joint. That is called the double rifted lap joint, or you can say double row. That is the double row lap joint. लेकिन जो आपको न्यूमेरिकल्स में या कहीं भी आपको दिया होगा तो मैक्सिमम आपको यही दिया जाता है कि डबल रिफ्टेड लैप जॉइंट, सिंगल रिफ्टेड लैप जॉइंट। सो जब आपको ऐसा बोले कोई, if somebody will ask you what is single rifted lap joint, so means it is having the single row. रो जो है इसमें क्या होगी, 1 होगी और नंबर ऑफ रिवर्स दैट डिपेंड्स ऑन जो आपको दिया होगा, नंबर ऑफ रिवर्स उसमें उसी हिसाब से होगा, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, बट रो इसमें क्या होगी, रिवर्स की रो जो है वो क्या होगी, 1 होगी when there is a single rifted lap joint. And when there is a double rifted lap joint, you are having the 2 rows of the rivets, then you are having the 2 rows of the rivet like this. So this is your, तो जहां पे अब हमें, जहां पे क्या है, रिबट शो करनी है, सो आपका ये रिबट हो गया,
एक जे रिवर्ट्स हो गया और एक जे रिवर्ट हो गया, तो ये आपका डबल रिप्टेड। सो दिस इज योर डबल रिप्टेड लैप जॉइंट। ये अब क्या है, नाउ दिस इज योर डबल रिप्टेड lap joint. So this is your double ripted lap joint. Likewise, like lap joint further classified in triple ripted lap joint, quadruple ripted lap joint. Means triple ripted lap joint means when they are having the 3 rows of the rivets. Quadruple means when they are having the 4 rows of the rivets. So according to the number of the rivets, so as per the number of rivets, we can further classify lap joint into single ripted lap joint, double ripted lap joint, triple ripted lap joint, and आपका further आपका quadruple ripted lap joint. So this is the classification of the lap joint. Now इसी में अगर मैं आपका ये बाद में टेक अप बाद में करेंगे. फर्स्ट नाउ वी विल गो टू द बट जॉइंट. सो बट जॉइंट is classified. First I will give the classification according to the steps, according to its step, right? तो स्टेप के बेसिस के ऊपर भी हम इसकी क्लासिफिकेशंस करते हैं. अगर आपका एक स्टेप होगा, एक स्टेप मींस वन कवर प्लेट ऑन द 2 plates, as this is the butt joint. This you have seen that this is your plate number 1 and this is your plate number 2. These 2 plates, the edges of the 2 plates are arranged in such a way that their edges will work against each other. इनके जो edges हैं ये एक दूसरे को टच करेंगे, and then as per the requirement, whether you are having the single step butt joint, if somebody will say तो व्हाट इज द सिंगल स्टेप बट जॉइंट, क्या करेंगे आप, एक स्टेप इसके ऊपर दे देंगे, दैट इज कॉल्ड द कवर प्लेट, और उसके बाद द रिफ्टिंग, यू विल डू द रिफ्टिंग, राइट. सो अगर एक स्टेप होगा एज पर द यू कैन से एज पर द स्टेप वी आर क्लासिफाइंग द बट जॉइंट. सिंगल स्टेप बट जॉइंट मींस व्हेन इट इज हैविंग ओनली सिंगल स्टेप, only one step over the or below the 2 main plates. This is the single step butt joint. When the 2 plates are, you can say, covered by the 2 cover plates, or you can say when 2 cover plates are placed over and below these 2 main plates, that is called the double step butt joint. It is clear? Double step butt joint means ये दोनों, this is the step, this is the step, this is the cover I am giving. तो अगर आप इसका टॉप व्यू देखना चाहते हैं, हाँ, yes, this I have taken the top view also there, right? So this black line that shows you the cover, ये क्या है, ये cover है. These two are the 2 plates. This is the plate, ये जो red line का, this is your plate number 1 and this is your plate number 2 and this is the cover. This is the cover plate जो black से मैंने शो किया है. So as it is a double step butt joint of equal length, so only you will get this one. You can say अगर टॉप व्यू से आप देखें तो आपको ये सिर्फ एक ही दिखाई देगा, क्योंकि जो दूसरा स्टेप होगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसके नीचे होगा टॉप व्यू से, एंड यू विल नॉट सी इट, राइट. सो दिस इज योर कवर प्लेट. सो according to your cover plate, you can also classify the butt joints into you can say in 2 types, that is a single step butt joint and double step butt joint. This is clear कि सिंगल स्टेप क्या होता है, डबल स्टेप क्या होता है. जिसके ऊपर एक स्टेप लगा हो उसको हम सिंगल स्टेप कहते हैं. जिसके ऊपर 2 स्टेप हों, एक ऊपर और एक नीचे, जो आपकी मेन प्लेट्स होंगी, सो दैट इज योर डबल स्टेप बट जॉइंट, राइट. सो आगे देखिए इसका. सो नाउ बट जॉइंट का अगर हम लेंगे तो बट जॉइंट भी आपका क्लासिफाइड इन क्या होगा,
इसमें भी आपका सिंगल स्टेप होगा, डबल स्टेप, सिंगल स्टेप, डबल स्टेप, सॉरी सिंगल स्टेप नहीं, सिंगल रिप्टेड बट जॉइंट। जहां पर भी आपका सिंगल रिप्टेड बट जॉइंट, डबल रिप्टेड बट जॉइंट, like this, triple repeated, quadruple repeated। अब सिंगल रिपीटेड बट जॉइंट की क्या डेफिनेशन है? जहां तक लैप जॉइंट की डेफिनेशन थी वो क्या था? सिंगल रिपीटेड लैप जॉइंट में क्या होगा? सिंगल रो ऑफ द रिबट इन द लैप जॉइंट, सिंगल रो ऑफ द रिबट्स इन द लैप जॉइंट। एंड इफ आई विल गिव द डेफिनेशन ऑफ योर दिस बट जॉइंट में क्या होगा? सिंगल रो ऑफ द रिबट्स इन ईच प्लेट ऑफ द बट जॉइंट। क्या मतलब है इसका? सिंगल रो ऑफ द रिबट्स इन ईच प्लेट ऑफ द बट जॉइंट। मैं इसका थोड़ा सा डायग्राम आपको ड्रा करके ही देता हूं, बता देता हूं डायग्राम ड्रा करके। सो एक्चुअली वी आर नॉट हैविंग दिस मच स्पेस देयर। तो ये सपोज करो एक प्लेट है आपकी, सी योर वन प्लेट, एंड this is your second plate, this is your second plate, if this is one plate and this is your second plate, right? तो मैं एक कवर प्लेट ले लेता हूं, this is your cover plate, सिंगल डबल प्लेट कवर प्लेट ले रहा हूं मैं, right? So I am saying single repeated। तो सिंगल रिपीटेड जो आपका होगा उसमें क्या होगा कि दोनों साइड क्या होगा, प्लेट के दोनों साइड में जो जो जॉइंट्स जहां पे आपने बनाया है, प्लेट के दोनों साइड में एक एक रो ऑफ रिबट्स होगा। तो मींस जो आप जहां से आप इसको इस तरीके से देखेंगे, दिस इज योर वन रो ऑफ द रिबट, राइट? दिस इज योर वन रो ऑफ द रिबट लाइक दिस। जहां पर भी एक रो होगा रिबट का, राइट? दिस इज योर वन रो ऑफ द रिबट। तो दिस इज योर सिंगल रिपीटेड, दिस इज योर सिंगल रिपीटेड लैप जॉइंट। जहां पे आप देखते हैं कि ये जो आपका लैप जॉइंट है, सिंगल रिपीटेड लैप जॉइंट, इसमें क्या है, क्या देखते हैं कि दिस इज योर प्लेट नंबर वन, ये आपकी प्लेट नंबर वन है, एंड दिस इज योर प्लेट नंबर टू। तो इसकी डेफिनेशन थी सिंगल रिपीटेड बट जॉइंट मींस व्हेन देयर इज सिंगल रो ऑफ द रिबट ऑन ईच ऑफ द प्लेट, राइट? सिंगल रो ऑफ द रिबट ऑन ईच ऑफ द प्लेट, राइट? तो सिंगल रिपीटेड बट जॉइंट मींस तो जहां पे होगा, अगर इसका मैं ड्रा करूं, इसका मैं प्लान ड्रा करूं तो प्लान किस तरीके से होगा? सपोज करो ये आपका, मैं पूरा ही इसको ले लेता हूं ब्लू पेन से ही, राइट? सो ये आपका दो प्लेट्स हैं, ये प्लेट नंबर वन एंड ये प्लेट नंबर टू। दिस टू प्लेट्स आर कनेक्टेड लाइक दिस। तो ये आपकी कवर प्लेट है, जहां से आपकी कवर प्लेट है, दिस इज योर कवर प्लेट, राइट? दिस इज योर कवर प्लेट लाइक दिस, है ना? ये आपकी कवर प्लेट है इसके साथ, राइट? तो सिंगल रिपीटेड का मतलब हुआ कि जो आपकी रिबट्स होंगी इसमें देयर इज ओनली सिंगल रो ऑफ द रिबट्स ऑन ईच साइड ऑफ द बट जॉइंट। ये याद रखना है, सिंगल रो ऑफ द रिबट ऑन ईच साइड ऑफ द बट जॉइंट। देखिए
this is the one side of the butt joint and this is the second side of the butt joint. Here you will see that you will get only one row of the rivets. You will get only one row of the rivets toward this side and one row of the rivets to the second side of the butt joint. तो इसमें क्या होगा, देखने से आपको टू रोज आपको रिबट्स की मिलेंगी, बट दिस इज नॉट द डबल रिप्टेड बट जॉइंट, क्योंकि ये इसका जो डेफिनेशन है वो बट जॉइंट का क्या डेफिनेशन है सिंगल रिप्टेड बट जॉइंट का, कि यू विल गेट सिंगल रो ऑफ द रिबट्स ऑन ईच साइड ऑफ द बट जॉइंट, or you can say on each side of the butt joint. Means if this is one side of the, this is our butt joint, here we are making the joint here we are attaching the two plates like this, right? So this is one side, this is other side, so you will get single row of the rivet on both the sides, or you can say on each side. So this is your single ripted butt joint. अब आपका जो डबल रिप्टेड बट जॉइंट है ये ऑलरेडी मैंने बनाया है जहां पे, तो डबल रिप्टेड बट जॉइंट में क्या है, ये आपका एक प्लेट है, दिस इज आपका टू प्लेट्स, एंड हियर यू विल सी दैट इन द डबल रिप्टेड बट जॉइंट मींस देयर आर द टू रोज ऑफ द रिबट्स ऑन ईच साइड ऑफ द बट जॉइंट, ऑन ईच साइड ऑफ द बट जॉइंट यू विल गेट द टू रोज ऑफ द रिबट. सो ये देखिए आप, ये एक रो, ये दो रो, इस साइड के ऊपर दो रोज, इस साइड के ऊपर दो रोज, राइट? दिस इज योर डबल रिप्टेड बट जॉइंट. आप इसके साथ ये भी आप कह सकते हैं डबल रिप्टेड डबल स्ट्रैप बट जॉइंट, बिकॉज स्ट्रैप इज डबल हेयर, जहां पे दोनों आपकी जो फॉर्म है बट जॉइंट की जहां पे आ जाएगी, जब आपके डबल स्ट्रैप होगा तो जैसे लिखा होगा डबल स्ट्रैप डबल रिप्टेड बट जॉइंट, सिंगल स्ट्रैप डबल रिप्टेड बट जॉइंट. सिंगल स्ट्रैप डबल रिप्टेड क्या मतलब होगा कि एक स्ट्रैप होगा, ये नीचे वाला स्ट्रैप नहीं होगा या ऊपर वाला स्ट्रैप नहीं होगा, देयर इज ओनली वन स्ट्रैप or only one cover plate on one side of the main plate. तो अगर ऐसे लिखा हो single ripted, single strap double ripted butt joint, it means that joint is having only single strap and there are two rows of the rivet. There are two rows of the rivets on each side of the butt joint. This means this thing, right? और अगर आपको बोले कोई डबल स्ट्रैप डबल रिप्टेड बट जॉइंट, सो डबल स्ट्रैप दैट इज अ वन फॉर्म, मींस जो आपका जॉइंट होगा इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपकी क्या होगी, कवर प्लेट होगी, डबल होगी, और ये हो गया फर्स्ट पार्ट डबल स्ट्रैप, और आगे आता है डबल रिप्टेड बट जॉइंट. सो डबल रिप्टेड बट जॉइंट मींस टू रोज ऑफ द रिवेट ऑन ईच साइड ऑफ द प्लेट. इस प्लेट के ऊपर भी टू रोज है, इस प्लेट के ऊपर भी टू रोज है, टू रोज ऑफ द रिबट ऑन ईच साइड ऑफ द बट जॉइंट और ऑन ईच प्लेट यू कैन से. तो ये आपका डबल रिप्टेड बट जॉइंट. दिस इज क्लियर. नाउ इफ somebody will say triple ripted, this is the same one, you must have three rows of the rivet on each side of the butt joint. Quadruple ripted, that is you must have four rivets on each side of this butt joint. So this is the classification of the lap joint and butt joint as per the rows of the rivet. लैप जॉइंट में तो सिर्फ एज पर द रोज ऑफ द रिबट सी क्लासिफिकेशन होगी, लेकिन बट जॉइंट के केस में जो क्लासिफिकेशन होगी एज पर स्ट्रैप भी होगी, कवर प्लेट भी होगी, और एज पर आपके रोज ऑफ द रिबट्स. सो आई थिंक दिस इज कंप्लीट नाउ. नेक्स्ट जस्ट सी हियर. There is one more thing to tell you here. Now we will discuss about the efficiency of the joint. Which joint is having more efficient and which joint is having less efficiency. This we will describe here. देखिए, if you will see the lap joint, अगर आप lap joint में देखें, so this is your tensile force is acting on this plate here like this, right? And its tensile force is acting like this. So these two forces, tensile forces which is acting on the plates, they are not lying on the same line, or you can say they are not acting on the same plane. So it means what happens that they will form the couple also.
इससे क्या होगा कि ये कपल को फॉर्म करेंगे, राइट। जहां पे क्या होगा, बेंडिंग मूवमेंट होगा, कपल की फॉर्मेशन होगी। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो आपका जॉइंट है लैप जॉइंट, ये इस लैप जॉइंट की जो एफिशिएंसी है वो क्या है, कम है, बिकॉज हियर द कपल इज एक्टिंग। और इसलिए ये जॉइंट जो होता है, ये वेरी हैवी लोड्स जहां पे हो, और जहां पे हमें कोई जॉइंट को बनाना है और वेरी हैवी लोड है, तो वहां पे इस जॉइंट की एफिशिएंसी कम होने की वजह से हम इस जॉइंट को जो है नहीं लेते हैं, बिकॉज दिस जॉइंट इज यूज्ड वेयर वेरी यू कैन से स्मॉल लोड इज देयर। तो वैसे केस, ऐसे केसेस में ओनली वी कैन यूज दिस जॉइंट। अब आ जाइए इसमें बट जॉइंट में। सो बट जॉइंट में अगर आप देखेंगे तो टू प्लेट्स आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन एंड naturally the tensile force which is acting here and acting here, तो इसका जो आप लाइन ऑफ एक्शन देखेंगे इन दोनों फोर्सेस का, so the line of action of both the forces are same, so they will not form any couple। तो ये जो आपका बट जॉइंट है, this is more efficient, this is more you can say having a more efficiency, and this joint is used in the heavy load। जहां पे heavy load होगा वहां पे हम ये बट जॉइंट की फॉर्मेशन करेंगे, राइट। so this is about your lap joint and butt joint। ये तो हो गया एज पर रोज भी मैंने इसको डिस्क्राइब कर दिया है, और बट जॉइंट का जो मैंने एज पर स्टेप्स था वो भी बता दिया। अब इसमें एक चीज और आती है, जब आप जॉइंट फॉर्म करते हैं तो एक एज पर द प्लेसमेंट ऑफ योर रिबट्स, तो उसमें जैसे आप रिबट्स का जो डिजाइन करते हैं, जो जिस तरीके से रिबट्स की प्लेसमेंट करते हैं, तो उसमें आपकी दो टाइप की रिफ्टिंग होगी। There are two types of rifting you can say. One is called the chain rifting and the second one is called the zigzag rifting. So understand that what is chain rifting, what is zigzag rifting। ये जो मैंने जितनी भी डायग्राम्स आपकी बनाई हैं, जहां पे आप जो भी आप टॉप व्यू में देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर ऑफ रोज, how I placed the number of rivets there, how I placed the number of rivets here and here। सो दिस टाइप ऑफ रिफ्टिंग जो जहां पे है आपको दिखाई दे रही है, दिस इज योर चेन टाइप ऑफ रिफ्टिंग। अब चेन टाइप ऑफ रिफ्टिंग का क्या मतलब हुआ कि चेन टाइप ऑफ रिफ्टिंग जो होती है उसमें क्या है, इफ दिस रिवेट इज हेयर, जो दूसरी रो होगी बिल्कुल उसके ऑपोजिट जो है दूसरी रिवेट्स होगी, राइट। इस रो के बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो है क्या होगा, दूसरी रिवेट होगी। और जैसे आप कह सकते हैं जे रो है, इसके ऑपोजिट ये रिबट है, ये रिबट है, इसके ऑपोजिट ये रिबट है, राइट। सो दिस टाइप ऑफ द रिफ्टिंग इज कॉल्ड द चेन रिफ्टिंग। इस टाइप की रिफ्टिंग को हम क्या बोलते हैं, चेन रिफ्टिंग बोलते हैं। और यू कैन से द रिबट्स आर अरेंज्ड इन द वेरियस रो, or you can say when the rivets are in the various row are opposite to each other। तो आप देखिए ये दो अभी डबल रिवेटेड था, अगर ट्रिपल रिवेटेड होता तो जहां पर जे रिवेट और जे रिवेट और जे रिवेट होती, तो आप कह सकते हैं कि रिवेट्स इन द वेरियस रोज आर ऑपोजिट टू ईच अदर। जितनी भी रोज होंगी अगर उनकी अगर हम रिवेट्स को देखेंगे तो वो क्या होंगी, आपस में ऑपोजिट होंगी। और यू कैन से ये जो इनका सेंटर होगा दैट विल लाई ऑन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब है एक ही प्लेन के ऊपर, अगर इस तरीके से मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रा करता हूं, सो दैट विल लाई ऑन द सेम प्लेन, राइट। तो दिस टाइप ऑफ द रिफ्टिंग इज कॉल्ड द चेन टाइप ऑफ द रिफ्टिंग। अब मेरी कोई जिगजैग रिफ्टिंग की मैंने डायग्राम नहीं बनाई है, तो जिगजैग रिफ्टिंग की मैं डायग्राम जहां से ही बना लेता हूं, राइट। सो जिगजैग रिफ्टिंग, अगर मैं लैप जॉइंट में बोलता हूं कि जिगजैग रिफ्टिंग लैप जॉइंट में जिगजैग रिफ्टिंग है, तो ये जो आपकी एडजेसेंट रो है इसके आगे वाली, उसको क्या करेंगे कि द रिबट्स आर staggered in such a way in the alternate rows or adjacent row, you can say that every rivet that lies in the middle of the rivets of the opposite row। कहने का क्या मतलब हुआ कि जो हर रिबट्स होगी वो जो उसके ऑपोजिट रो होगी उसके सेंटर में लाई करेगी। तो मींस कहने का मतलब है कि जे वाली रिबट
और जे वाली रिबट, if I will take the center point of this and if I will take the center point of this, so you can say that the rivet of the adjacent row that lies in the middle of the rivets of, you can say, opposite row. जो रिबट इसके अपोजिट होगी, अगर ये रिबट्स है इसके अपोजिट ये रिबट है, तो इसके इन दो रिबट्स का जो सेंटर होगा उसके बीच में ये रिबट लाई करेगी. तो दिस टाइप ऑफ द रिफ्टिंग, दिस इज कॉल्ड द जिगजैग रिफ्टिंग. इसी तरीके से हम जिगजैग रिफ्टिंग जो है इसको भी शो कर सकते हैं, राइट. जहां पर भी मैं जिगजैग रिफ्टिंग शो कर सकता हूं इस तरीके से. तो जहां पे मैं डबल रिफ्टिंग ले लेता हूं, अब थोड़ी डायग्राम चेंज कर लेते हैं जहां पर ही, बिकॉज इट टेक्स द टाइम. अगर मैं इसको कहूं कि ये डबल रिफ्टेड वट जॉइंट, ये आपका था पहले चेन टाइप का था, मैं लेता हूं जिगजैग रिफ्टिंग. इसमें अगर जिगजैग रिफ्टिंग लेनी है, अगर यही फिगर हो तो जिगजैग रिफ्टिंग इसमें कैसे होगी? पहले होगी डबल रिफ्टेड, राइट. तो इसका ऊपर वाला पोर्शन तो कंप्लीट कर ले हम, जो हमने डबल रिफ्टेड बनाना है. तो एलिवेशंस इसकी क्या होगी? एलिवेशंस उसकी वैसे ही होंगी जैसे इसकी एलिवेशंस थी, जहां पे एक रिबट आएगा लाइक दिस, राइट. और इस तरीके से जहां पर भी एक रिबट आएगा डबल रिफ्टेड, राइट. मैं अब इसका क्या बना रहा हूं? डबल रिफ्टेड डबल रिफ्टेड वट जॉइंट जिगजैग. आई एम शोइंग हियर द जिगजैग रिफ्टिंग. तो जिगजैग रिफ्टिंग शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? दिस इज योर रिबट नंबर 1, 2, रिबट नंबर 3. दिस इज योर रिबट नंबर 3, राइट. इसका आप क्या करें, इन दोनों का सेंटर पॉइंट ले लें, मिडल. ये आपका सेंटर है इसका, तो इसका जो मिडल होगा इसके बीच में जो एडजेसेंट रो होगी, हमने रिबट्स को ऐसे अरेंज करना है कि ये जो रिबट होगी, ये जो अपोजिट रो है उसके क्या होनी चाहिए? मिडल में आनी चाहिए, राइट. इसी तरीके से इसकी जो रिबट होगी जो इसके सेंटर में आएगी, राइट, लाइक दिस. सो दिस इज योर जिगजैग रिफ्टिंग. इसी तरीके से आप इस साइड में भी ले लें. दिस इज योर 1 रिबट, दिस इज योर 2nd रिबट एंड दिस इज योर 3rd रिबट. इसका जो सेंटर है जहां का, तो जहां पे ये एक रिबट आएगी और जहां पे एक ये रिबट आएगी. सो दिस टाइप ऑफ द रिबटिंग इज कॉल्ड द जिगजैग रिफ्टिंग. यू अंडरस्टैंड दिस? अब पॉइंट ये है कि चेन रिफ्टिंग और जिगजैग रिफ्टिंग के में क्या डिफरेंस होगा. तो एज पर द अरेंजमेंट ऑफ द रिबट्स, ये अरेंजमेंट तो आपको पता लग गया कि चेन रिफ्टिंग में क्या होगा कि हर रिबट जो है दूसरी रिबट, जो दूसरी रोज की रिबट होगी उसके अपोजिट लाई करेगी और सेम प्लेन के ऊपर लाई करेगी. और जो जिगजैग रिफ्टिंग होगी उसमें क्या होगा कि जो दूसरी रो होगी आपकी, अल्टरनेट रो होगी, वहां पे रिबट्स को हम इस तरीके से स्टैगर्ड करेंगे, प्लेस करेंगे, अरेंज करेंगे कि वो जो रिबट होगी, वो जो उसके अपोजिट रो हो, उसके मिडल में वो रिबट्स आनी चाहिए. दैट इज द डिफरेंस according to the, you can say, according to the arrangement of the ribbons. Now my question is कि why it is necessary to make such type of arrangement? क्या वो जो पहला अरेंजमेंट था that is not sufficient, वो क्या इतना sufficient नहीं था कि we have to arrange such type of ribbons? Just understand, उसमें क्या होगा कि अगर जब हम टेंसाइल लोड इसके ऊपर लगाएंगे, जैसे प्लेट के ऊपर हमने टेंसाइल लोड लगाया यहाँ पे, दिस इज द टेंसाइल लोड हियर, दिस इज हियर. इसी तरीके से ये जो चेन रिफ्टिंग वाली थी इसमें टेंसाइल लोड ऐसे आएगा. तो क्या होगा कि जब प्लेट के ऊपर टेंसाइल लोड लगाएंगे और जब वहां पे रिबट में शेयरिंग होगी, जब प्लेट में टेयरिंग होनी होगी, तो क्या होगा कि जो लोड ट्रांसफर होगा वो अगर चेन रिफ्टिंग है तो वो लोड ट्रांसफर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होगा. तो अगर ये रिबट आपकी
ये रिवेट आपकी इसमें शेयरिंग होती है, जहां पे अगर आपकी टीयरिंग होती है तो ये सारे का सारा एकदम लोड ट्रांसफर होने से क्या होगा, पूरे का पूरा जो है कि आपका जॉइंट टोटली ब्रेक हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। तो ये वाला जो जॉइंट होता है, ऐसा जॉइंट जो होता है, दिस इज मोर यू कैन से इट इज हैविंग मोर स्ट्रेंथ। इस जॉइंट में आपको इतनी स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, इसमें आपको ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। रीजन क्या है कि जो आपका ट्रांसफर आपका लोड होगा वो पहले जहां से जहां होगा, फिर जहां से जहां होगा, इस तरीके से होगा, जिगजैग टाइप का होगा, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ लोड नहीं होगा। तो इसलिए इस टाइप की जो जिगजैग आपकी रिफ्टिंग होगी, वहां पे उसकी स्ट्रेंथ जो है क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द चेन रिफ्टिंग। तो दिस इज द सेकंड रीजन कि व्हाई वी गो फॉर द जिगजैग रिफ्टिंग, क्योंकि जिगजैग रिफ्टिंग के केस में एक तो आपको एक एफिशिएंसी ये मिलेगी कि आपको एक तो रिबट जो है कम इस्तेमाल करने पड़ेगी, प्लेट को टीयर कम करना पड़ेगा, मींस उसके ऊपर होल आपको कम निकालने पड़ेंगे, होल आपको कम करने पड़ेंगे, राइट। तो एक तो ये एडवांटेज तो है ही है, और उसके साथ आपका नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि यू विल गेट द मोर स्ट्रेंथ, you will get the more strength in case of the zigzag rifting as compared to the chain rifting. So this is very you can say bit difference of the chain rifting and zigzag rifting. तो आपका arrangement of the rivets, according to the arrangement of the rivets, I have told you what is the arrangement of the rivets in chain rifting and zigzag rifting, and the second I have just given you the idea that in case of zigzag rifting you are having the more strength as compared to the chain rifting. तो ये आपका almost सारा कि what is the joint, how many types are the joints, और फिर joint की जो classification है as per joint की जो आपकी classification है as per rows of the rivets, as per you can say रिफ्टिंग अरेंजमेंट। तो इस तरीके से, और एज पर द कवर प्लेट आल्सो इन केस ऑफ बट जॉइंट, सो कंप्लीट क्लासिफिकेशन इज योर ओवर। नाउ द नेक्स्ट वन इज वी विल गो फॉर द डिजाइन इक्वेशन और यू कैन से स्ट्रेंथ इक्वेशन इन केस ऑफ द फेलियर ऑफ द जॉइंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो उसके लिए सम पैरामीटर्स, सम टर्मिनोलॉजी विल यूज। तो पहले हम उसके बारे में एक वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी, the terminology we will use in case of design equations। क्या क्या हमें इसमें टर्म्स हमें आएंगी, उन टर्म्स की क्या डेफिनेशन है, उस टर्म्स का क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसके बारे में फर्स्ट वी विल डिस्कस एंड देन वी विल गो फॉर द स्ट्रेंथ इक्वेशन। थैंक यू। तो इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले डिजाइन इक्वेशन करने से पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, जो कि टर्म्स इसमें आएंगी। तो सबसे पहली टर्म्स आपकी होती है पिच। व्हाट इज द पिच? पिच का डेफिनेशन है, इट इज द डिस्टेंस, it is the distance of the, it is the distance from the center of rivet to the next rivet in the row, राइट। इसी तरीके से इसका एक्सप्लेन बाद में करेंगे। इस तरीके से एक बैक पिच आता है टर्म आपकी, बैक पिच। बैक पिच, इट इज द डिस्टेंस between
the rows of the rivets. Rows of the rivets. It is the distance between the rows of the rivets, or you can say, और आप कह सकते हैं कि इट इज द, इसका ऐसे भी लिख सकते हैं और इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू rivers in the opposite row, right? अब इसमें एक डायगोनल पिच का भी डेफिनेशन होता है। डायगोनल पिच it is the distance of the rivet, or you can say it is the distance from the center of rivets of adjacent row in zigzag रिफ्टिंग, राइट? तो ये तो हो गया इसका डेफिनेशन। अब देखिए हम इसमें से डायग्राम में देखेंगे। पिच क्या था? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिवेट टू द नेक्स्ट रिवेट इन द रो। मैं इसको ले लेता हूं, चेन रिफ्टिंग वालों को, राइट? इधर ले लेते हैं। तो पिच का ये मतलब हुआ कि ये आपका सेंटर है इस रिवेट का और ये सेंटर है आपका इस रिवेट का। तो ये जो इनके सेंटर ऑफ द रिवेट के बीच में जो डिस्टेंस होगा इसको हम क्या बोलते हैं? पिच। यू अंडरस्टैंड दिस? जो सेंटर ऑफ रिवेट्स के बीच में दीज आर, जहां से ले लीजिए आप, दिस इज द सेंटर ऑफ द रिवेट एंड दिस डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर टू दिस सेंटर, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द पिच। यू अंडरस्टैंड दिस? इसी तरीके से जहां से लेके जहां तक ये जो डिस्टेंस होगा पिच होगा। अगर ये दो रिवर्स हैं तो जहां से जहां तक जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा? पिच होगा। यू अंडरस्टैंड दिस? पिच क्या है? पिच इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू रिवर्स। दो रिवर्स के सेंटर में जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड द पिच एंड दैट शुड बी पैरेलल टू द सीम। आपका जो जॉइंट का सीम है उसके क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। जैसे ये रिवर्स जो है इस सीम के क्या है? जो सीम आपका है उसके पैरेलल है। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू रिवर्स दैट इज कॉल्ड द पिच ऑफ द रिवेट। दिस इज क्लियर? नाउ द सेकंड वन इज बैक पिच। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द रोज ऑफ द रिवेट बिटवीन द, हाँ, जो रिवेट के बीच में दो रोज होंगी, कोई भी रोज है, एक ये रो है आपकी, एक जो ये रो है। तो अगर मैं जहां से, अगर आपकी ये तो इसमें ये थी, इधर से मैं अगर लूं ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बिटवीन द रोज ऑफ द रिवेट, ये तो बिटवीन द रोज ऑफ द रिवेट भी हो जाएगा एंड बिटवीन द सेंटर ऑफ द रिवेट्स ऑफ द टू रोज, है ना? अगर दो रोज का हम एडजेसेंट रिवेट देखें, ये रिवेट आपका इस जहां पे है तो इसका एडजेसेंट रिवेट क्या होगा? नेक्स्ट रो में जहां पे, तो इनके बीच में जो वाला डिस्टेंस होगा ये आपका डिस्टेंस क्या होगा? दिस इज कॉल्ड द पीवी। ये क्या होगा? दिस इज कॉल्ड द पीवी। और अगर हमने इधर से ही इसको देखना है तो ये है जहां पे, ये समझ लो ये दो रोज के सेंटर कहां पे है? ये वाला सेंटर है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज आपका
PV, राइट, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट रोज। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेंटर को रहने दीजिए, क्योंकि सेंटर तो जैसे ये आपका जिगजैग रिफ्टिंग है, जहां पे तो आपको सेंटर नहीं मिलेगा रिबट्स का, जहां पे जो दो रोज के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड द बैक पिच। यू अंडरस्टैंड दैट? बैक पिच क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट रो। अगर ट्रिपल रिफ्टिंग होगी तो इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा और इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? बैक पिच होगा। यू अंडरस्टैंड दिस? अब आ गया डायगोनल पिच। अब देखिए डायगोनल पिच वाला जो केस है हमारा, ये केस हमारा डायगोनल पिच का, ये केस आप इसमें देख सकते हैं जब हमारी जिगजैग रिफ्टिंग हो। तो डायगोनल पिच जो है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू रिबट्स, राइट, इन द सेंटर्स ऑफ द, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द center of the two rivets in the alternate row, ये वाला डिस्टेंस, this distance, right, ये वाला डिस्टेंस। You understand this? जो अल्टरनेट रो की रिबट होगी, ये रिबट है और इसकी ये रिबट है, तो इसका और इसका के बीच में जो डिस्टेंस होगा ये आपका क्या होगा? डायगोनल होगा पिच। मैं इसको PN से डोनेट करता हूं। अगर मैं इधर से ले लूं तो जे वाला डिस्टेंस जहां से जहां तक का जो आपका क्या होगा? दो सेंटर्स, दो रिवर्स के बीच में सेंटर पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होगा इन केस ऑफ जिगजैग रिफ्टिंग। कौन सी दो रिवर्स? द रिबट विच इज इन द अल्टरनेट रो। इन दोनों अल्टरनेट रोज के रिबट के बीच में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा इन केस ऑफ जिगजैग रिफ्टिंग, दैट इज कॉल्ड द डायगोनल पिच। समझ आ गया? उसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल पिच बोलते हैं, राइट। तो जैसे जहां से लेके जहां तक डिस्टेंस भी डायगोनल पिच है, राइट। तो अगर मैं सपोज करो डायगोनल पिच की वैल्यू निकाल लूं, मैं इसको अगर ज्वाइन कर दूं इस तरीके से, मुझे बताइए, अगर मैं ये इस तरीके से ज्वाइन किया तो जहां से जहां तक जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा? PV होगा। दिस डिस्टेंस इज PV। बैक पिच, मैंने बैक पिच का क्या बताया था? बैक पिच क्या होता है? बैक पिच इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू रोज। तो ये सेंटर है इसका, राइट, और जहां से लेके जहां तक ये सेंटर है, ये दूसरी रोज का सेंटर है, ये दूसरी इसका सेंटर है, तो जहां से लेके जहां तक डिस्टेंस क्या होगा? PV होगा। ये आपका क्या है? PN है। अब मुझे बताइए जो जहां से लेके जहां तक जो डिस्टेंस था दैट इज योर पिच, एंड दिस पॉइंट, दिस इज इन द मिडल ऑफ दिस। तो इसका मतलब है कि ये आपका जो डिस्टेंस जहां से और जहां से ये वाला जो डिस्टेंस होगा, मुझे बताइए ये क्या होगा? P/2 होगा। यू अंडरस्टैंड दिस? जहां से लेके जहां तक जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? पिच डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज दिस थर्ड रिबट जो आपकी जिगजैग रिफ्टिंग की है वो कहां पे होती है? मिडल। इन दो रिबट्स के बीच में जो मिडल पॉइंट होगा वहां पे होगी। तो अगर मैं जहां से ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूं और ये जो डिस्टेंस जो जहां पे इस पिच के ऊपर जो मिलेगी, तो जहां से सेंटर ऑफ द रिबट जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? P/2 हाफ पिच। तो हम क्या कर सकते हैं? PN निकाल सकते हैं। तो PN आपका क्या आएगा? अगर मैंने मैथमेटिकली PN की वैल्यू निकालनी है, मींस डायगोनल पिच की, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए आप। क्या होगा? P/2 का होल स्क्वायर प्लस PV का होल स्क्वायर, मींस वर्टिकल परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अंडर रूट, राइट, दैट इज योर PN। तो देयरफॉर डायगोनल पिच आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल में पिच की वैल्यू दिया है, बैक पिच आपको दिया है, एंड यू वांट टू कैलकुलेट द डायगोनल पिच, कि डायगोनल पिच कितनी होनी चाहिए जब हम रिबट्स को अरेंज करें, तो डायगोनल पिच का आप ये यूज करके पाइथागोरस थ्योरम, तो ये फार्मूला यूज करके P²/4 प्लस PV², तो ये आप डायगोनल पिच आप इसकी कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया इसके जो पैरामीटर्स थे, हमें पिच क्या होता है, बैक पिच क्या होता है, एंड डायगोनल पिच क्या होता है। जब हम रिबट्स को अरेंज करेंगे तो हमें देखना होगा कि ये इसका पिच कितना होना चाहिए, तो पिच का भी हमें डिजाइन निकालना पड़ेगा। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, यू कम टू नो ईच एंड एवरीथिंग। डायगोनल पिच यू मस्ट नो इन केस ऑफ जिगजैग रिफ्टिंग के केस में यू नीड द डायगोनल पिच,
और बैक पिच का मतलब होता है कि दो रोज जो होती हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, दो सक्सेसिव रोज उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, दैट इज कॉल्ड द बैक पिच, राइट। तो ये आ गया पिच के ऊपर। इसके अलावा जो दूसरे पैरामीटर्स हैं, जब हम डिजाइन इक्वेशंस को करेंगे तो उसमें कुछ दूसरे पैरामीटर्स हैं, उसको हम ले लेते हैं। इसमें मैं एक ले लेता हूं, W जो है ये आपकी आ गई विड्थ ऑफ द प्लेट, राइट। स्मॉल n को मैं लेता हूं नंबर ऑफ रिवर्ट्स इन ईच रो, R आ गया नंबर ऑफ रोज, स्मॉल t थिकनेस ऑफ द प्लेट। बाकी P तो आपका है, P इज द पिच, वो भी आपने लेना है। M ले लीजिए, M आपका आ गया मार्जिन, M क्या बोलते हैं हम, मार्जिन बोलते हैं। तो मार्जिन के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया, आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज मार्जिन। तो ये जब हम डिजाइन इक्वेशन निकालेंगे तो वी नीड दिस टाइप ऑफ द, यू कैन से these parameters we require to design the equation। अच्छा, अगर आपका वो उसके बाद आगे करेंगे, राइट। सो दीज आर सम पैरामीटर्स, P इज द पिच आल्सो, वो मैंने लिखा नहीं है बट दैट आई हैव ऑलरेडी टेकन। सो W इज द विड्थ ऑफ प्लेट, प्लेट जो होगी उसकी विड्थ जो है W से हम डिनोट करेंगे। N हो गया नंबर ऑफ रिवर्ट्स इन ईच रो, R हो गया नंबर ऑफ रिवर्ट्स। तो अगर आपको टोटल नंबर ऑफ रिवर्ट्स लिखना है तो टोटल नंबर ऑफ रिवर्ट्स तो क्या होगा, N इंटू R। N हो गया नंबर ऑफ रिवर्ट्स इन ईच रो, एक रो में रिवर्ट्स कितनी है, N नंबर, और टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, R है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ रिवर्ट्स है, सो दिस इज इक्वल टू N इंटू R, राइट। सो दीज आर सम पैरामीटर्स, दीज आर सम you can say terminology that we will use when we will design the equation of strength। तो जब हम equation of strength को डिजाइन करेंगे तो ये पैरामीटर्स हमें यूज करने पड़ेंगे। तो ये मैंने पैरामीटर्स आपको जहां पे लिख के बता दिए हैं। और अब हम डिजाइन आपकी जो फेलियर इक्वेशंस जो होंगी, स्ट्रेंथ इक्वेशन, डिजाइन ऑफ द स्ट्रेंथ इक्वेशन के ऊपर आएंगे। तो वो हम वन बाई वन इसको ड्राइव करेंगे कि आपका जो जॉइंट होगा वो कितने टाइप के उसके फेलियर्स होंगे। अगर ये हमने जॉइंट फ्रेम किया, आपका लिफ्टेड जॉइंट किया है, तो इसको हम ये कितने टाइप के फेलियर्स जहां पे हो सकते हैं, व्हेन वी विल अप्लाई द टेंसाइल लोड देयर, कितने टाइप के फेलियर्स होंगे। और वन बाई वन वी विल डिस्कस ईच टाइप ऑफ दैट फेलियर एंड देन वी विल कैलकुलेट द मैक्सिमम एप्लीकेबल लोड which we require for this joint। how we will calculate that I will discuss। तो ये अभी हमारा नया जहां पे टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट वन, डिजाइन ऑफ द स्ट्रेंथ इक्वेशंस का हम करेंगे। ये बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट है और इसी के बेस के ऊपर जो आपने ये रिप्टेड जॉइंट का जो जहां तक चैप्टर पढ़ा है, अब जहां पे तो आपने थ्योरेटिकली इसको आपने ड्रा कर लिया कि किस तरीके से लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। उसके बाद हमें देखना है कि लोड हमें मैक्सिमम एप्लीकेबल लोड, ये पर्टिकुलर जो आपने डिजाइन किया जॉइंट का, जो पर्टिकुलर डिजाइन किया, ये कितना मैक्सिमम लोड जिसे कितना विथस्टैंड कर सकता है ताकि जॉइंट में कोई फेलियर ना हो, राइट। तो अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।
तो हमारा इसके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैं इसी के साथ ही देना चाहूंगा। तो फेलियर ऑफ द रिप्टेड जॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। फेलियर ऑफ द रिप्टेड जॉइंट, मैं इसका फर्स्ट आई विल ड्रॉ द डायग्राम। मैं लैप जॉइंट की डायग्राम ला लेता हूं। सो दिस इज योर two plates, there is one rivet, there is another rivet. So these are the two plates. अच्छा, topic is failure of the riveted joint, means to find the strength equation, to find the strength equation. Let us understand. We have to find the failure of the riveted joint. Joints तो मैंने आपको बनाना सिखा दिया कि how we will just frame the joint. अब जॉइंट को हमें चेक करना है, ये देखना है कि हमारा जॉइंट जो है उसमें कौन से मोड जो है फेलियर्स के हो सकते हैं, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मोड्स ऑफ द फेलियर्स हैं, कितने मैक्सिमम लोड के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेलियर्स हो सकते हैं। तो स्ट्रेंथ इक्वेशन मींस स्ट्रेंथ मींस, अगर स्ट्रेंथ इक्वेशन मैंने कहा कि फाइंड द स्ट्रेंथ इक्वेशन, व्हाट डज इट मीन? स्ट्रेंथ इक्वेशन और यू कैन से स्ट्रेंथ मींस द मैक्सिमम एप्लीकेबल लोड, द मैक्सिमम एप्लीकेबल लोड a joint can withstand without tearing, without breaking the plate. Sorry, maximum applicable load the joint can withstand, or maximum applicable load the plates can withstand without the failure. You understand this? कि कितना मैक्सिमम हम एप्लीकेबल लोड जो है ये दो प्लेट्स जिनके ऊपर ये मैंने जॉइंट्स बनाया है, कि मैक्सिमम एप्लीकेबल लोड, कितना मैक्सिमम एप्लीकेबल लोड ये दो प्लेट्स जो हैं ये विथस्टैंड कर सकती हैं विदाउट द फेलियर,
सो दिस मीन्स द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का ये मतलब है. सो when in the case of the rifted joint, we come to the point of the rifted joint, we will discuss the rifted joint, and when we are discussing the rifted joint, so it means that there may be the different types of the failures also. We have to discuss the failures of the rifted joint. Up how, just understand, these are the two plates. This is your lap joint. These are the two plates. I am just applying the tensile force on the plates, right? I am applying the tensile force on the plate. When I am applying the tensile force on the plates, it means that tensile stress will be developed. क्या होगा? टेंसाइल फोर्स लगाने से क्या होगा? टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगी प्लेट के ऊपर. और ये आपकी रिबट्स हैं, ये दोनों प्लेट्स को क्या किया है? रिबट्स के साथ मैंने इसको होल्ड किया है, राइट? तो अगर प्लेट के ऊपर आपकी टेंसाइल स्ट्रेस एक्ट करेगी तो रिबट्स के ऊपर आपकी शियर स्ट्रेस एक्ट करेगी. आप शियर स्ट्रेस कैसे एक्ट करेगी? जब मैं इसका शेयरिंग फेलियर के ऊपर आऊंगा तो मैं आपको इसको क्लियर करूंगा कि हाउ द शियर स्ट्रेस विल एक्ट ऑन द रिबट्स. सो जहां तक तो जहां पे अभी यही समझने की जरूरत है कि व्हेन आई विल अप्लाई द टेंसाइल लोड ऑन द प्लेट्स, tensile stress will act on the plate, or tensile stress will develop on the plate, whereas shearing stress will develop on the rivets. So you can say that there are the different types of the stresses. Different types of the stresses will be developed when I am applying the tensile load on the lap joint. You understand this? So if there are the different types of the stresses, what does it mean? So there may be the different type of the failures also. अगर different type of the stresses हैं तो क्या होगा? different type of the failures होंगे. टेंसाइल स्ट्रेस अगर एक्ट करेगी तो वहां पे टेंसाइल फेलियर होगा. टेंसाइल फेलियर किसका होगा? प्लेट का होगा. अगर आपकी शेयर स्ट्रेस एक्ट करेगी तो वहां पे शेयरिंग फेलियर होगा. और इसी तरीके से आपके डिफरेंट टाइप ऑफ फेलियर्स होंगे. सो वी कैन से if there are the different type of the failures, if there are the number of different type of the failures are there, तो अब हमें इस जॉइंट की जो है इसकी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना है कि हाउ मच स्ट्रेंथ दिस जॉइंट विल विथस्टैंड. तो उसके लिए क्या करेंगे? जो आपका डिफरेंट टाइप ऑफ फेलियर्स हैं उसमें इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दैट व्हाट वी विल डू, वी जस्ट कैलकुलेट द मैक्सिमम फोर्स और मैक्सिमम लोड इन ईच एंड एवरी फेलियर. हर जो फेलियर होगा उस केस में हम उसका मैक्सिमम जो लोड होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे. भाई कितना लोड लगाएंगे तो ये पर्टिकुलर फेलियर नंबर 1 होगा. कितना लोड हमें मैक्सिमम एप्लीकेबल लोड लगाना पड़ेगा तो ये हमारा जो फेलियर नंबर 2 है वो होगा. और कितना लोड हम लगा सकते हैं कि जो हमारा फेलियर नंबर 3 है तो कितना लोड होगा वो विथस्टैंड करेगा. सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट, इन ऑर्डर टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेटेड जॉइंट, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम एप्लीकेबल लोड इन ऑल द केसेस ऑफ फेलियर. हमें जितने भी फेलियर्स के केस होंगे उन सभी केसेस ऑफ फेलियर में हमें क्या है? मैक्सिमम एप्लीकेबल लोड हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. और जब मैक्सिमम एप्लीकेबल लोड कैलकुलेट करेंगे तो सपोज मैं कहता हूं कि इन केस ऑफ फर्स्ट फेलियर की बात करता हूं, अगर मैं इन केस ऑफ फर्स्ट फेलियर मेरा लोड आता है 10 किलो न्यूटन, मींस 10 किलो न्यूटन तक लोड मेरा सेफ लोड है. एंड इफ आई विल इंक्रीज द लोड मोर देन 10 किलो न्यूटन, जो मेरा फर्स्ट फेलियर होगा वो फेलियर हो जाएगा, राइट? सेकंड फेलियर की बात करूं मैं, अगर सेकंड फेलियर की, तो सेकंड टाइप ऑफ फेलियर जो होगा सपोज को होता है वो 15 किलो न्यूटन पर. सेकंड फेलियर नहीं, सेकंड टाइप कर लो, बिकॉज दे आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फेलियर. तो थर्ड टाइप की बात करूं, थर्ड टाइप ऑफ फेलियर, तो थर्ड टाइप ऑफ फेलियर जो होगा दैट आई विल से दैट इज 20 किलो न्यूटन, राइट? अब आपने क्या किया? एज पर द स्ट्रेसेस विच विल डेवलप इन द
टू प्लेट्स ऑफ द जॉइंट, जब हम टेंसाइल लोड लगाएंगे तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस होंगी, तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस के बेस के ऊपर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ फेलियर्स हमें मिले, सॉरी, डिफरेंट टाइप ऑफ फेलियर्स होंगे। तो हमने तीनों इक्वेशंस में इसका कैलकुलेट लोड कर लिया कि फर्स्ट फेलियर में सपोज करो मैं 10 किलो न्यूटन, दिस इज द मैक्सिमम एप्लीकेबल लोड। इफ आई विल इंक्रीज द लोड मोर देन 10 किलो न्यूटन, I will say that my first type of the failure will be there, and if I will increase 15 kilo Newton load, my second type of a failure will be there, and third type of failure के लिए maximum applicable load is 20 kilo Newton. Now my question is, how we can say which is the maximum applicable load we can apply so that our joint will not fail? कितना होना चाहिए हमारा जॉइंट फेल ना हो? तो जैसे आपने तीन लोड, जो आपने तीन फेलियर देखे, इसमें 10 किलो न्यूटन है, 15 किलो न्यूटन है, 20 है। तो जो सबसे ज्यादा लेस होगा, जो सबसे ज्यादा लेस लोड होगा, दैट इज द सेफ मैक्सिमम एप्लीकेबल लोड। वो क्यों होगा? क्योंकि आपका जॉइंट तो 10 किलो न्यूटन के ऊपर ही आपका जो जॉइंट का फेलियर हो गया। अब इसमें टाइप को तो देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपका जॉइंट जो है वन टाइप, एक फर्स्ट टाइप ऑफ फेलियर से हो गया, तो इट मींस दैट योर जॉइंट इज फेल। आपका जॉइंट क्या हो गया? फेल हो गया। उसमें ये तो है नहीं कि फर्स्ट फेलियर हुआ कोई बात नहीं, सेकंड में करते हैं, देयर इज नो पॉइंट ऑफ लाइक दिस। तो अगर 10 किलो न्यूटन मिनिमम ऑफ द लोड, यू विल सी द मिनिमम ऑफ द लोड ऑफ द थ्री फेलियर्स, दैट मिनिमम ऑफ द लोड ऑफ द थ्री फेलियर, दैट इज द सेफ मैक्सिमम एप्लीकेबल लोड ऑन योर दिस रिफ्टेड जॉइंट। इस तरीके से हम निकालेंगे, क्यों 15 किलो न्यूटन और 20 किलो न्यूटन के ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आपका जॉइंट जो है 10 किलो न्यूटन के ऊपर ही एक टाइप का फेलियर आपका हो गया, सो व्हाट यू हैव टू सी, आपको फर्दर चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि आप यू विल गो टू द 15 किलो न्यूटन और यू विल गो टू द नेक्स्ट फेलियर और द थर्ड फेलियर, देयर इज नो पॉइंट टू गो देयर। सो इन केस ऑफ योर दिस फेलियर ऑफ द रिफ्टेड जॉइंट, we calculate the maximum applicable load, or you can say strength of the joint in all the cases of failure, and which is the minimum load, which load is minimum, that is the safe load, or you can say that is the maximum applicable load we can apply so that our joint will not fail. You understand this? इसका इंट्रोडक्शन आपको पता लग गया कि हमें क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है, किस तरीके से फेलियर होंगे, किस लिए हमें ये स्ट्रेंथ इक्वेशन निकालनी है। क्योंकि जो आपका जॉइंट है उसके ऊपर हमारी टेंसाइल फोर्स एक्ट करती है। वी हैव टू चेक टेंशन, जब आप लोड लगाएंगे, या एक्सियल लोड होगा या ऊपर से लोड होगा, तो ये टेंसाइल फोर्स तो एक्ट करेगी, क्योंकि वी हैव टू चेक द जॉइंट ऑन द टेंसाइल फोर्स। तो जब आप टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? डिफरेंट टाइप ऑफ द स्ट्रेसेस होंगी। तो आपने प्लेट भी यहाँ पे यूज किया है, प्लेट के बीच में आपने रिबट्स भी यूज किया है, रिबट्स भी फेलियर, रिबट में भी फेलियर हो सकता है, प्लेट में भी फेलियर हो सकता है, रिबट और होल के बीच में जो स्पेस है वहां पर भी फेलियर हो सकता है। सो यू कैन से देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द फेलियर्स, और उन डिफरेंट टाइप ऑफ द फेलियर्स में हमें तीनों की जो स्ट्रेंथ की इक्वेशन है कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैक्सिमम एप्लीकेबल लोड कितना है, और जो मिनिमम, इन तीन में से जो मिनिमम आपका लोड होगा, दैट इज द सेफ मैक्सिमम एप्लीकेबल लोड फॉर द जॉइंट। आई थिंक दिस इज क्लियर। नाउ वी कम टू द फेलियर्स। सो यू कैन से देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द फेलियर। जहां पे क्या है, जहां पे देयर आर थ्री types of failures। जहां पे क्या है, there are three types of the failure। फर्स्ट आपका होगा tearing of the plates। पहला फेलियर क्या है? tearing of the plates। सेकंड फेलियर है shearing of the rivets, and the third failure is shearing
oblique crushing of the rivers, right? So these are the three types of the failure and we will discuss each and every failure separately. तो देखिए इसे, तो हम फर्स्ट फेलियर इसका करते हैं। सो फर्स्ट फेलियर हम लेंगे टीयरिंग ऑफ द प्लेट और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। तो फर्स्ट हम निकालेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। इसको टेंसाइल स्ट्रेंथ को निकालने के लिए हमें इसकी फिगर बनाना पड़ेगा, जहां से आपको आसानी से समझ आ जाएगा टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट किस तरीके से निकालेंगे हम। तो अगर ये रिबट का सेंटर पॉइंट है, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ड्रा करना टॉप व्यूज का। तो अब देखिए हम रिबट को उसका so this is your one rivet, second, likewise बड़ी डरा लगा। राइट, सो ये आपकी प्लेट है। देखिए आई एम कैलकुलेटिंग द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। लेट अस अंडरस्टैंड, सपोज इसका प्लेट का जो विड्थ है, द विड्थ ऑफ द प्लेट मैं ले लेता हूं, दिस इज द विड्थ ऑफ द प्लेट, W is the width of the plate and T is the thickness of the plate। मैं thickness of the plate जो है ये कितना है, T is the thickness of the plate। Now understand the concept of this। So this is your lap joint। We have to calculate the tensile strength of the plates, कि tensile strength जो है plates के ऊपर कितना होगा। What is there? Here is the tensile force is acting on the lap joint, means tensile force is acting on the two plates। ये आपका ऊपर वाली प्लेट, ये नीचे वाली फोर प्लेट, एंड दिस इज आई एम जस्ट टेकिंग द टेंसाइल फोर्स जहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने इसमें जो P की वैल्यू है, जो लोड की वैल्यू है, मैंने उसको डिफाइन किया है, लिया है PT। PT इज द टेंसाइल लोड विच इज एक्टिंग ऑन द प्लेट, राइट। नाउ यू अंडरस्टैंड दिस। देखिए जब लोड इसके ऊपर एक्ट करेगा तो क्या होगा, हमारी टेंसाइल स्ट्रेस, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगा, प्लेट्स में डेवलप होगी। नाउ द क्वेश्चन इज टेंसाइल स्ट्रेस
किस पोर्शन में, प्लेट का कौन सा ऐसा पोर्शन होगा जहां पे जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर टेंसाइल स्ट्रेस मैक्सिमम जिस पॉइंट के ऊपर होगी वहां पर ही तो फेलियर होगा, वहां पर ही तो टेयरिंग ऑफ द प्लेट होगा। सो इस जॉइंट में हमें फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट दैट वेयर इज द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस किस पॉइंट के ऊपर, किस जगह के ऊपर, ये जो हमारा जॉइंट है वहां पे व्हेन वी विल अप्लाई द टेंसाइल लोड एंड द टेंसाइल स्ट्रेस विल डेवलप, वेयर इज द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस कहां पे मैक्सिमम हो सकती है, जहां पे आपका एरिया जो है वो मिनिमम होगा, राइट। बिकॉज टेंसाइल स्ट्रेस का क्या फार्मूला है, सिग्मा टी इज इक्वल टू पी अपॉन ए, लोड अपॉन एरिया, राइट। सो वेयर योर एरिया इज मिनिमम योर टेंसाइल स्ट्रेस इज मैक्सिमम। जहां पे आपका एरिया मिनिमम होगा वहां पे क्या होगा, आपकी टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब आ जाइए इसमें, ये आपका प्लेट का टॉप व्यू है, ये विड्थ है। सपोज करो मैं ये सेक्शन लेता हूं, इफ आई विल टेक दिस सेक्शन, ये आपकी सेक्शन 1 है इस प्लेट के ऊपर, तो क्या प्लेट जहां से टियर होगी, मुझे बताइए, जहां पे एरिया जो प्लेट का है वो कंप्लीट एरिया है, दिस इज द अनरिफ्टेड पार्ट ऑफ द प्लेट, सो इट इज हैविंग द मैक्सिमम एरिया, राइट। सो इट इज हैविंग द मैक्सिमम एरिया, सो यू कैन से मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन सही है इसमें कोई क्रैक नहीं है, कोई होल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो जहां पे आपकी टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगी, मिनिमम होगी। अगर मैं सेक्शन के ऊपर आता हूं, इफ आई विल टेक दिस सेक्शन 2 तो जहां पर भी आपकी क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया आपका मैक्सिमम है, जहां पे अभी आपकी टेंसाइल स्ट्रेस मिनिमम होगी। इफ आई विल कम टू दिस सेक्शन, ये जो आपकी सेक्शन है ये वाली, इफ आई विल कम टू दिस सेक्शन, so this section that is passing through the middle of the hole, or you can say the section which is passing through the middle of the hole means this section, ये जो सेक्शन आपकी मिडल ऑफ द होल से पास करेगी वहां पे क्या होगा, आपका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, मिनिमम होगा। वहां पे क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया आपका मिनिमम होगा। अगर मैं तो ये आपका क्रॉस सेक्शन है, दिस इज द थिकनेस एंड दिस इज द वेट, आई विल से दिस इज द वेट W, राइट। तो इसमें आप देखिए ये आपके होल्स हैं इस तरीके से,
अच्छा, तो जे मैंने थोड़ा सा इतना अच्छा तो नहीं बना, तो मैंने ये आपको शो करने की कोशिश की है कि जैसे ये आपके होल हैं, तो अगर मैं इसको इस तरीके से शो करूं तो आप देखिए कि जे होल के बीच में जे होल जे होल जे होल, अगर इसकी टोटल विड्थ जो है कितनी है, W है, प्लेट की टोटल विड्थ कितनी है, W है, तो ये एरिया ऑफ द होल माइनस होगा, ये एरिया ऑफ द होल माइनस होगा, ये एरिया ऑफ द होल माइनस होगा। तो इसका मतलब जो जहां भी जो आपका क्रॉस सेक्शन होगा, अगर बाकी जगह आपका क्रॉस सेक्शन W है, मींस विड्थ आपकी W है, तो जहां पे आपकी विड्थ जो है वो क्या होगी, वो कम हो जाएगी, एक्चुअल विड्थ आपकी क्या होगी, कम हो जाएगी, और जहां पे ये जो खाली पोर्शन होल का है, ये जहां पे इसका माइनस हो जाएगा, राइट। तो एक्चुअल क्रॉस सेक्शन जो जहां पे रहेगा, जहां पे आपका टेंसाइल फोर्स एक्ट करेगी, तो जहां पे जो एक्चुअल जो क्रॉस सेक्शन होगा वो क्या होगा, इस पॉइंट के ऊपर जहां पे आपके होल्स होंगे, क्रॉस सेक्शन इज मिनिमम, ठीक है। तो आपका क्रॉस सेक्शन मिनिमम कहां पे होगा, जहां पे, तो मिनिमम क्रॉस सेक्शन क्या आएगा, सो आपका मिनिमम क्रॉस सेक्शन, so minimum cross section, this is equal to W minus 3D. You understand this? minimum cross section कितना होगा, W minus 3D. W minus 3D, this is the minimum cross section. You understand this point? If here I am taking the 3 holes, so but it is not necessary that every time there is 3 hole, there may be 4, 5, 2 like this. So I just say if I will take the n की वैल्यू ले लूं, that is the number of rivets you can say. तो जहां पे मैं 3 rivets ली थी, तो जहां पे मैंने 3 जहां पे ले लिया, so if I say n is the number of rivets, तो मिनिमम क्रॉस सेक्शन में लिख सकता हूं आपको W minus ND, this is the minimum width into T, थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस सेक्शन आ जाएगा, इनटू T, दिस इज द मिनिमम क्रॉस सेक्शन। जहां पे मिनिमम क्रॉस सेक्शन होगा वहां पे टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगी, मैक्सिमम होगी, दैट इज सिग्मा मैक्सिमम। तो जहां पे मैं टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर रहा हूं, तो मैं इसको सिग्मा T के साथ डिनोट करता हूं, दैट इज इक्वल टू PT अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया A, और ये दिस इज इक्वल टू PT क्या है, W minus ND into T into sigma T. So this is the first equation of the tensile strength इसको मैं डायरेक्ट ही लिख दिया। तो PT आपका क्या था, PT आपका ये था, PT यही हो गया, एरिया आपका आया W minus ND into T, therefore PT is equal to, राइट, जहां से ऊपर ले जाओ, W minus ND into T into sigma T. So this is your first equation, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, दिस इज द मैक्सिमम एप्लीकेबल लोड। इस केस में जो मैक्सिमम एप्लीकेबल लोड लगाना है, दिस इज द फार्मूला फॉर दिस, W minus ND into T into sigma T, राइट। ये फर्स्ट इक्वेशन हमने ड्रा कर लिया। यू अंडरस्टैंड दिस, कैसे किया, कहां पे आपकी मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस होगी, जहां पे आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहां पे कम होगा, जहां पे आपके रिवर्ट्स के लिए होल होंगे, जहां पे आपने रिवर्ट्स को इंसर्ट किया होगा, वहां पे आपने होल की फॉर्मेशन की होगी, तो वहां पे आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा, और वही पॉइंट के ऊपर आपकी टेंसाइल स्ट्रेस मैक्सिमम होगी, और वहां पे ही आपके रिवर्ट्स जो है, प्लेट्स जो है, वहां पे ही आपके ब्रेक होने के चांसेस होंगे। तो इसलिए हमें टेंसाइल स्ट्रेस, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस निकाली कि किस पॉइंट के ऊपर एक्ट करेगी, और उसके बाद हमने मैक्सिमम एप्लीकेबल लोड in case of tensile strength we have calculated, right? अब सेकंड देखिए, शेयरिंग ऑफ द रिवर्ट्स।
second failure is the shear strength of the rivets, or shear failure or shear strength of the rivets. सेकेंड फेलियर आपका क्या है, शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, रिवर्स को शेयरिंग करेंगी, तो सेकेंड फेलियर इज सेकेंड shear strength of the rivets. अब देखिए इसको अंडरस्टैंड कीजिए, वेरी इजी कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड. देखिए वी आर अप्लाइंग द टेंसाइल लोड हेयर. मैं PT को PS के साथ कर सकता हूँ, बिकॉज जहाँ पे अब हम है तो ये टेंसाइल लोड है, बट वी आर नाउ कैलकुलेटिंग द shear strength of the rivets. I will say that I am applying the load, tensile load on the plate that is denoted by PS. What happens? जब tensile load हम plates के ऊपर लगाएंगे, देखिए this load is acting on this plate like this and this load is acting on the plate like this. So you can say line of action of this load is like this, right? And line of action of this load is like this. No doubt this load is tensile load for the plates, but if I will consider the rivets, you can say on the rivets this load is the parallel load. ये देखिए ये rivets के ऊपर क्या है, ये parallel load act कर रहा है. So on the rivets this load is parallel load, और parallel load क्या होता है, shear load. तो रिवर्ट्स के ऊपर जब शेयर लोड एक्ट करेगा तो क्या होगा, जो आपकी रिवर्ट्स होंगी वो आपकी इस पॉइंट से क्या होंगी, शेयर हो जाएंगी. इस पॉइंट से रिवर्ट्स आपकी शेयर होंगी, राइट. तो मींस जहां पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया फेलियर होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फेलियर, अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया फेलियर देखूं तो रिवेट क्या है, रिवेट इज ए सिलेंड्रिकल पार्शन, सिलेंड्रिकल पार्ट और सिलेंड्रिकल पोर्शन. तो मींस रिवेट का जो आपका सिलेंड्रिकल एरिया है, इट इज लाइक दिस, इट इज ए सिलेंड्रिकल पोर्शन. डायामीटर इसका कितना है, D इज द डायामीटर, है ना. तो D इसका डायामीटर है, दिस इज द सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ द रिवेट्स, एंड दिस इज योर एरिया फेलियर आल्सो. ये क्या है आपका एरिया फेलियर है. दिस इज द क्रॉस सेक्शन आई हैव टेकन. जो क्रॉस सेक्शन होगा, जो वहाँ पे रिवर्ट्स आपकी फेल होगी वो ये होगी. यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. दोबारा समझिए कि रिवर्ट्स कैसे फेल होंगी. व्हेन आई विल अप्लाई द लोड ऑन द प्लेट्स, दिस लोड इज टेंसाइल लोड फॉर द प्लेट्स, बट दिस लोड इज shear load for the rivets, because this load is parallel as I have shown you. The line of action of this load is like this on the rivet here, और J load की जो line of action है, this is here. So this load is the parallel load for the rivets. You can say ये rivets आपकी क्या है, जो vertical position में है इस तरीके से, तो जहाँ पे इसके ऊपर जो है parallel load act करेगा, तो so this is the shear load. तो जब shear load act करेगा तो क्या होगा, shear stress develop होगी, और जो शेयर स्ट्रेस डेवलप होगी वो किस एरिया के ऊपर ज़्यादा एक्ट करेगी, जहाँ पे ये एरिया जो है जहाँ से रिवर्ट्स जो है जुड़ी हुई है. सो दिस इज योर एरिया फेलियर, क्रॉस सेक्शन एरिया फेलियर. तो मैं शेयर स्ट्रेस को कैसे लिख सकता हूँ, सो शेयर स्ट्रेस टाउ इज द शेयर स्ट्रेस. टाउ इज इक्वल टू टाउ मैक्सिमम, आप कह सकते हैं कि टाउ मैक्सिमम किस पॉइंट के ऊपर होगा, टाउ मैक्सिमम जहां पे होगा जहां से आपकी शेयर होगी, टाउ मैक्सिमम और टाउ, दिस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, PS अपॉन एरिया ऑफ द रिवेट π/4 into D square, because this is a cylindrical portion, so area is π/4 into D square. Now the question is, देखिए जहां पे आई एम टेकिंग द टू रिवेट्स, जहां पे क्या है, दो रिवेट्स हैं. जब दो रिवेट्स होंगी तो क्या होगा, ये दोनों रिवेट्स शेयर होंगी तो क्या होगा आपका,
आप इसको, ये दो रिवर्स यहां पे दिखाई देंगी, बट अगर इसका टॉप व्यू देखें तो क्या होगा, देयर आर नंबर ऑफ, कितनी रोज होंगी यहाँ पे, 2 रोज होंगी। तो मैं आपको इस तरीके से लिख सकता हूं इंटू आर इंटू एन। मैंने अभी इसका डिस्क्रिप्शन दिया था, आर क्या था, नंबर ऑफ रोज, एंड एन इज द नंबर ऑफ रिवर्स इन ईच रो। ठीक है, एन क्या था, नंबर ऑफ रिवर्स इन ईच रो। तो जितनी भी रिवर्स होंगी, टोटल नंबर ऑफ रिवर्स जो होंगी, ये सारी की सारी रिवर्स शेयर करेंगी। तो इस जॉइंट में अगर मैं कहता हूं कि आर मेरे पास नंबर ऑफ रोज हैं और एन जो है नंबर ऑफ रिवर्स इन ईच रो हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिवर्स आपकी होगी आर इंटू एन। यू अंडरस्टैंड दिस? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज द सिंगल शेयर। आप देखते हैं जहां पे जो शेयर है सिर्फ एक जगह पे ही हो रहा है, दिस इज द सिंगल शेयर इन दिस केस। तो अगर सिंगल शेयर होगा तो हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। और अगर आपका डबल शेयर होगा, डबल शेयर आपका किस केस में होगा, ये पॉइंट याद रखिए, और इसका डायग्राम भी आपके पास है कि जब आप डबल शेयर बट जॉइंट के केस में जो डबल स्ट्रैप बट जॉइंट होगा, जो डबल स्ट्रैप बट जॉइंट होगा, वहां पे जो शेयरिंग ऑफ द रिवर्स होंगी वो डबल होंगी। वो किस लिए डबल होंगी, जैसे ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ये डबल स्ट्रैप बट जॉइंट है, सपोज करो ये डबल स्ट्रैप बट जॉइंट है, दिस इज प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, है ना। तो इसमें इस तरीके से ये है, तो ये एक रिबट है, दिस इज योर 1 रिबट, है ना, दिस इज योर सेकंड रिबट। तो इसमें भी 2 रिबट है, अगर ये वाले इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से भी जहां पे 2 रिबट्स हैं, जहां पर भी आपकी 2 रिबट्स हैं, तो इसमें आप देखिए, इसमें जो शेयर होगा ये 2 पॉइंट्स के ऊपर होगा। एक तो रिबट आपकी इधर से शेयर करेगी और एक रिबट आपकी कहां से करेगी, ये रिबट यहां से शेयर करेगी, 2 पॉइंट्स के, बिकॉज दिस इज डबल स्ट्रैप बट जॉइंट। जहां से शेयर करेगी, जहां से शेयर करेगी, जहां से शेयर करेगी, जहां से शेयर, जहां पे और जहां पे शेयर करेगी। तो इन केस ऑफ डबल स्ट्रैप बट जॉइंट आपको याद रखना है, इन केस ऑफ डबल स्ट्रैप बट जॉइंट वहां पे क्या होगा, शेयरिंग ऑफ द रिबट्स जो क्या होंगी, वो क्या होंगी, डबल होंगी। और जब डबल आपकी शेयरिंग ऑफ रिबट्स होंगी तो उस वक्त क्या करेंगे, ये जो आपकी इक्वेशन है इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं इसमें PS निकाल लेता हूं, हमें ये क्या है, मैक्सिमम एप्लीकेबल लोड इन शेयरिंग के केस में निकालना है। दिस इज इक्वल टू π/4 टू d स्क्वायर टू r इंटू n टाउ। दिस इज फॉर सिंगल शेयर, ये क्या है, दिस इज फॉर सिंगल शेयर। और अगर आपके पास डबल शेयर होगा तो क्या करेंगे, आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू π/4 इंटू d स्क्वायर इंटू r इंटू n इंटू टाउ। यू अंडरस्टैंड दिस? तो इसमें एक पॉइंट आप याद रख लीजिए, दैट इन केस ऑफ लैप जॉइंट एंड इन केस ऑफ सिंगल स्ट्रैप बट जॉइंट देयर इज सिंगल शेयर। उस वक्त हमें यही इक्वेशन लिखनी है, जब 1 से मल्टीप्लाई करना है तो सेम रहेगा। बट इन केस ऑफ डबल स्ट्रैप बट जॉइंट वहां पे क्या होगा, डबल शेयर होगा रिबट्स का, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 2। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द रिबट्स, मैक्सिमम एप्लीकेबल लोड फॉर द रिबट्स। कितना मैक्सिमम एप्लीकेबल लोड हम रिबट्स के ऊपर लगा सकते हैं कि रिबट्स हमारी शेयर ना हो और अगर उसके बाद हम इस लोड को इंक्रीज करेंगे तो देयर विल बी द शेयरिंग ऑन द रिबट्स। तो दिस इज योर सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन नाउ आई विल कैलकुलेट। नाउ द नेक्स्ट वन इज थर्ड फेलियर है इसका। फिगर तो यही रहने देंगे, हम बार बार चेंज नहीं करेंगे। सो हमारा तीसरा है क्रशिंग स्ट्रेंथ
of the rivets are plate, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिवर्ट्स आर प्लेट्स। ठीक है ना, हमारा क्या है, तीसरा है क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिवर्ट्स आर प्लेट। सो लेट अस अंडरस्टैंड इट्स कंसेप्ट। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ हम ले रहे हैं, तो हम जो लोड यहां पे अप्लाई करते हैं, लेट अस से दिस लोड इज पीसी, दिस इज आल्सो द टेंसाइल लोड, बट ओनली आई हैव जस्ट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ दिस पीसी, राइट। तो पीसी आपका क्या है, ये लोड है, इसका मैं एक ड्रा कर देता हूं थोड़ा सा टॉप व्यू ऑफ दिस, हाउ द रिवर्ट्स विल बिहेव लाइक दिस। Right, so this is your right। अब देखिए, अंडरस्टैंड इट्स कंसेप्ट। सो दिस इज अ डबल रिवेटेड लैप जॉइंट, सो आई हैव मेड 2 rows ऑफ द रिवेट्स हियर। अब पॉइंट को अंडरस्टैंड कीजिए, दिस प्लेट, दिस लोड इज एक्टिंग, दिस टेंसाइल लोड आई विल से दिस इज एक्टिंग ऑन दिस प्लेट टुवर्ड दिस साइड, and this tensile load which I have denoted here by PC, this is acting toward this side. I will just consider the top plate to understand that what is the actually concept of the crushing। ये crushing का concept क्या है, यही चीज आपको समझनी है, बाकी तो जहां पे कुछ नहीं है, only to understand this। अब देखिए, जब मैं इस प्लेट को, मैं सिर्फ I will only talk about the top plate, मैं सिर्फ एक प्लेट की बात करूंगा यहाँ पे। तो फर्स्ट प्लेट के ऊपर आप कंसिडर कीजिए, आप अपना कंसंट्रेट कीजिए। सो दिस इज योर टॉप प्लेट, आई एम जस्ट अप्लाइंग द लोड ऑन द टॉप प्लेट टुवर्ड दिस डायरेक्शन। जब मैं टॉप प्लेट के ऊपर लोड लगाऊंगा इस डायरेक्शन में, राइट, तो क्या होगा, जब प्लेट हमारी इधर मूव करेगी, राइट। अब क्या है, जहां पे जो रिवेट इंसर्ट की होती हैं, आपको क्या पता है, जहां पे क्या होता है, होल होता है, और इस होल और रिवेट्स के बीच में क्लियरेंस वॉल्यूम होता है, राइट। होल और रिवेट्स के बीच में क्या होगा, क्लियरेंस वॉल्यूम होगा, होल और रिवेट्स के बीच में, दैट इज 1.5 mm और 2 mm, राइट। तो इनके बीच में क्या है, दिस इज, मैं ये जो डॉटेड से शो कर रहा हूं, आई विल से दिस इज द सरफेस ऑफ द होल, दिस इज द सरफेस ऑफ द होल, ठीक है। और इसके बीच में ये रिवेट जो है मैंने इंसर्ट किए हैं, एंड बिटवीन द rivet surface and the whole surface there is a very small clearance space there. So when I'm just pulling up the plate like this, I'm applying the load on the plate like this, plate will try to move towards the right direction, toward the direction of the force। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे, उस डायरेक्शन में क्या होगा, प्लेट मूव करने की कोशिश करेगी। अब जब प्लेट मूव करेगी, तो जहां तो बीच में क्या है, रिवेट्स है, राइट, और रिवेट्स और बीच के होल के बीच में क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम है। तो होल का जो सरफेस होगा, अब ये पॉइंट समझने वाला है, जो होल का सरफेस होगा वो क्या करेगा, रिवेट के सरफेस के ऊपर इस तरीके से क्या करेगा, जो क्लियरेंस है ना इनके बीच में, तो रिवेट के सरफेस के ऊपर होल का सरफेस जो है वो क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप प्लेट के ऊपर लोड अप्लाई कर रहे हैं। यू अंडरस्टैंड, जहां तक आप समझ आएगा। जब होल और इसके बीच में, जैसे ये इसके बीच में ये होल है, अगर मैं इसको इस तरीके से खींचूंगा तो क्या होगा, ये होल का जो सरफेस है वो रिवेट के सरफेस के ऊपर क्या करेगा, इसे फोर्स अप्लाई करेगा। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो रिवेट्स का क्या काम है, रिवेट्स का काम है जॉइंट को क्या करना है, जॉइंट को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखना है। मींस 2 प्लेट्स को उसने इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखना है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या करेगा, ये प्लेट जो है
प्लेट क्या करेगी, रिबट्स के ऊपर जो प्लेट क्या करेगी, जो आपका होल का सरफेस है उसके ऊपर इस तरीके से फोर्स एक्ट करेगी, राइट राइट। मैं टॉप का ले रहा हूं, अगर आपका होल जो था वो प्लेट के ऊपर रिबट सरफेस के ऊपर इस तरीके से फोर्स को एक्ट करता है, फोर्स लगाएगा, तो रिबट उसके क्या करेगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करेगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करेगी, राइट। तो क्या होगा, रिवर्स उस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करेगी, वो उस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करेगा। तो क्या होगा, अगर हमारा जो लोड है, जो हमारा मैक्सिमम एप्लीकेबल लोड है, वो अगर जितना हमें डिजाइन इसमें चाहिए, जितना लोड चाहिए विद इन द एप्लीकेबल लिमिट में है, तो हमारा जहां पे क्रशिंग नहीं होगा। अब क्रशिंग क्या होगा, अगर सपोज करो हमारा लोड जो है, जितना रिवर्स लोड को विथस्टैंड कर सकती हैं, उससे ज्यादा लोड को हम अप्लाई करते हैं, उससे ज्यादा हम लोड को अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, हमारा ये होल जो होगा, होल का जो सरफेस होगा, जहां पे आपका, जहां पे ये प्लेट का जो सरफेस है जिसके बीच में होल है और साथ में रिवर्स का जो सरफेस है, ये दोनों आपस में कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगी ना एक दूसरे के ऊपर। तो कंप्रेसिव फोर्स लगाने से क्या होगा, जो आपका होल होगा वो क्या होगा, क्रशिंग ऑफ द होल हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड द क्रशिंग ऑफ द रिबट्स ऑफ द प्लेट। वहां पे आपका क्या होगा, क्रशिंग होगा, क्योंकि क्रशिंग रिबट्स की भी हो सकती है या प्लेट की भी हो सकती है, जिसकी भी फोर्स मैक्सिमम होगी उसकी क्रशिंग हो जाएगी और आपका जो डिजाइन है वो आपका फेल हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, दिस इज क्लियर टू यू। ये क्रशिंग का क्या मतलब है, लाइकवाइज इसी तरीके से अगर मैं डोन प्लेट की बात करूं, तो ये जो प्लेट, ये डोन वर्ड है, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगी। अगर ये इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो क्या होगा, ये होल जो होगा, जो होल होगा इसका, वो इस डायरेक्शन में इस पे के ऊपर एक्ट करेगा, ऐसे लगाएगा फोर्सेस को, और फोर्सेस जो है ये इस तरीके से फोर्सेस होंगी इसके ऊपर। इसी तरीके से जो होल होगा, ये रिबट के ऊपर ऐसे लगाएगा और रिबट की इस तरीके से इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, जो आपका होल जो है क्रश हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। जब प्लेट आपकी जिस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो उस डायरेक्शन में क्या होगा, जो स्पेस होगा बिटवीन द होल्स एंड द रिबट, क्लियरेंस स्पेस, होल का जो सरफेस है वो रिबट सरफेस के ऊपर फोर्स लगाएगा, और जो रिबट सरफेस का रिबट का जो सरफेस है वो होल की सरफेस के ऊपर अपोजिट फोर्स लगाएगा, ठीक। और ये जो प्रोसेस होगा, जो भी फोर्स उसकी ज्यादा होगी उसमें से क्या होगा कि उसमें क्रशिंग आपकी होगी, रिबट्स में क्रशिंग होगी या आपके होल में क्रशिंग होगी। यही इसलिए हम कहते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिबट्स आर द प्लेट्स। प्लेट्स का क्या मतलब हुआ, क्योंकि होल का जो सरफेस है वो प्लेट का सरफेस है, राइट। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द क्रशिंग। अब पॉइंट ये है कि ये जो आपकी फोर्सेस हैं, अब मुझे बताइए, अगर मैं ऊपर वाली प्लेट को लेता हूं, नीचे वाली को भूल जाइए, जो ऊपर वाली को प्लेट को लूंगा, तो जो रिबट की फोर्सेस हैं वो सिर्फ इस एंड के ऊपर लगेंगे ना, बिकॉज जे एंड जो है इसके साथ कनेक्ट होगा, जे इसके साथ फ्री होगा। तो ये जो एंड है, जहां पे ये वाला हाफ एंड, जहां पे रिबट फोर्सेस एक्ट करेंगी, इसमें इस तरीके से ये वाला कर्व सरफेस होगा, जहां पे ये फोर्सेस एक्ट करेंगी, ये रिबट की ये वाली फोर्स, ये वाली फोर्स, ये वाली फोर्स। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द अपर प्लेट की बात कर रहा हूं। जय, अपर प्लेट, अपर प्लेट का टॉप व्यू है, राइट, समझ आ गया। जो अपर प्लेट की नीचे वाली फोर्सेस को भूल जाइए, अपर प्लेट की जो फोर्सेस है रिबट की, वो किस तरीके से एक्ट करेंगी, इस एंड के ऊपर करेंगी एक्ट, ना कि इस एंड के ऊपर करेंगी, क्योंकि वो क्या है, प्लेट को ऐसे खींच रहा है, इस तरीके से खींच रहा है, राइट। तो रिबट तो जहां पे भी स्टैंड करेंगे ना, इसके ऊपर एक्ट फोर्सेस होंगी। इसी तरीके से ये फोर्स इस तरीके से, राइट। तो इस तरीके से जो कर्व सरफेस होगा उसके ऊपर आपकी फोर्सेस इस तरीके से एक्ट करेंगी। इस हाफ में ये वाला जो हाफ होगा, ये वाला जो हाफ होगा, आप देखते हैं
कि अगर जो ऊपर वाला हाफ है तो जहां पे फोर्सेस एक्ट कर रही है, जो पीछे वाला हाफ है, जे वाला साइड है जहां पे फोर्स एक्ट नहीं करेगी, राइट। तो इस तरीके से फोर्सेस एक्ट करेंगे। तो जहां से अगर देखें आप, ये फोर्सेस जो एक्ट कर रही हैं, दिस इज एक्टिंग ऑन द कर्व्ड सरफेस। किसके ऊपर एक्ट कर रही है? कर्व्ड सरफेस के ऊपर एक्ट कर रही हैं। और कर्व्ड सरफेस के जो ऊपर जो फोर्सेस होती हैं, दैट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द कर्व्ड सरफेस। फर्स्ट पॉइंट, दैट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द कर्व्ड सरफेस। तो हमारा इस केस में जो सिग्मा सी होगा, क्रशिंग स्ट्रेस सिग्मा सी, ये किसके बराबर आएगा? पी सी अपॉन क्रशिंग एरिया। तो क्रशिंग एरिया क्या होगा? दैट इज द प्रोजेक्टेड एरिया, राइट। क्योंकि ये कर्व्ड एरिया है तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे। आपको पता है कर्व्ड सरफेस का अगर आपने एरिया निकालना है, क्रॉस सेक्शन निकालना है, तो हम क्या लेते हैं? प्रोजेक्टेड एरिया। क्या लेते हैं? प्रोजेक्टेड एरिया। तो पीसी अपॉन प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस, पीसी अपॉन द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस, राइट। तो क्या होगा? प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा? पीसी अपॉन डी इंटू टी। डी इज द डायमीटर। डी क्या है? डी इज द डायमीटर ऑफ द होल, राइट। डी इज द डायमीटर ऑफ द होल। वर्टिकल प्रोजेक्शन अगर इसका लें तो क्या होगा? डी, एंड टी इज द थिकनेस, एंड इंटू आर इंटू एन मीन्स टोटल नंबर ऑफ रिवेट्स, राइट। टोटल नंबर ऑफ रिवेट्स इन द जॉइंट। So therefore, PC is equal to sigma C into D into T R into N. So this is your crushing strength of the rivet or plates. तो ये आपका हो गया crushing strength of the rivets or the plate। आपने इस तरीके से निकालना है। You understand this point? Concept is very much clear to you? Is there any problem? Tell me. Curved area किस लिए लिया? Only I have just discussed about the top plate, right? तो टॉप प्लेट के केस में मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूं। टॉप प्लेट के केस में इफ यू अप्लाई द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, तो ये प्लेट तो इस डायरेक्शन में मूव करेगी। जब प्लेट इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो ये रिवेट आएगी, ये रिवेट्स आपकी इसके बे में आ जाएगी। जो रिवेट का सरफेस होगा, प्लेट ऐसे मूव कर रही, तो जो प्लेट का सरफेस होगा, होल का जो सरफेस होगा, वो रिवेट के सरफेस के ऊपर क्या होगा? अटैच होगा। उस पर यह फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में प्लेट की मोशन है, प्लेट को हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और रिवेट जो है वो क्या करेगी? जॉइंट को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखने के लिए या प्लेट को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखने के लिए रिवेट्स जो है वो जो आपका होल का सरफेस है उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, राइट। तो ये जो मैंने रेड पहले से आपको बताया, ये रिवेट की फोर्स है जो कि होल के इस सरफेस के ऊपर लग रही है। तो दिस इज द हाफ सरफेस, यू कैन से दिस इज द कर्व्ड एरिया। और जो कर्व्ड एरिया में फोर्स जो होती है दैट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द कर्व्ड एरिया। ये आपने हाइड्रोलिक में भी पढ़ा होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में। सो इसका अगर कर्व्ड एरिया आपके पास होता है तो आपको अगर उसका एरिया निकालना हो, क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना हो, जहां पे ये फोर्स एक्ट करेंगी, जहां पे स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा? मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। तो आपको वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू टेक द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द कर्व सरफेस। तो प्रोजेक्टेड एरिया ले लिया। प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा? वर्टिकल सरफेस के ऊपर d इज द डायमीटर ऑफ दिस, t इज द थिकनेस, तो एरिया आ गया d इंटू टी इंटू आर एन इंटू सिग्मा सी। दिस इज द मैक्सिमम एप्लीकेबल लोड इन केस ऑफ क्रशिंग of the rivets or the plate, or you can say this is the crushing strength of the rivets or plate. अब ये तीन आपने फार्मूले ड्राइव किए, तीन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेंथ आपने ड्राइव किया, उसमें आपने टेंसाइल लोड भी निकाला फॉर द प्लेट्स, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, shear strength of the rivets and crushing strength of the rivets and plates। इन तीनों को कैलकुलेट करने के बाद आप ये देखेंगे कि मिनिमम मैक्सिमम एप्लीकेबल लोड जो आप कैलकुलेट करेंगे तो मिनिमम लोड कहां पे आएगा?
जो आपका मिनिमम लोड होगा इन ऑल दिस थ्री लोड्स, तीन लोड्स में जो आपका मिनिमम लोड होगा, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट, राइट, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट। अगर उसके ऊपर अगर आप लोड को इंक्रीज करेंगे तो आपका जो आपका जॉइंट है वो आपका क्या होगा, फेलियर हो जाएगा। सो दिस इज द स्ट्रेंथ इक्वेशन ऑफ द जॉइंट फॉर द फेलियर ऑफ द जॉइंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो ये आपको मैंने बता दिया। तो स्ट्रेंथ कौन सा लेना है अपना, मिनिमम ऑफ ऑल दिस थ्री लोड्स, जो मिनिमम वैल्यू ऑफ द लोड होगी वो आपने कैलकुलेट करनी है, वो आपने लेनी है, और उस बेस के ऊपर ये आपने डिजाइन कर लेना है, राइट। सो दिस इज अबाउट योर फेलियर्स ऑफ द जॉइंट्स। ये तीन स्ट्रेंथ इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो हमने कैलकुलेट की। ये हमने कैलकुलेट किया ऑन द बेसिस ऑफ विड्थ ऑफ द प्लेट। लेकिन हमें समटाइम्स क्या, मैक्सिमम केसेस में हमारे पास जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमें पिच ऑफ द प्लेट के ऊपर, ये हमने जब विड्थ लिया था, अगर मैं पिच ऑफ द प्लेट के ऊपर ये इक्वेशंस लूं, बाकी इक्वेशंस तो सेम रहेंगी, क्योंकि जहां पे भी विड्थ नहीं है, जो मैंने शेयर स्ट्रेंथ की इक्वेशन निकाली थी वहां पर भी नहीं है। बट जो टियरिंग प्लेट की जो मैंने निकाली थी, टियर प्लेट की, वो क्या थी इक्वेशन आपकी, PC इज इक्वल टू W माइनस ND इंटू T इंटू सिग्मा T, राइट। सो दिस इज द इक्वेशन आई थिंक आई हैव कैलकुलेटेड। तो इस केस में आपने क्या करना है, इस केस में आपने क्या करना है, W आपने 1 ले लेना है, W की जगह आपने P ले लेना है, और N की जगह आपने 1 ले लेना है। मींस नंबर ऑफ रिवर्ट्स जो है आपने क्या लेना है, 1 लेना है। वो किस लिए नंबर ऑफ रिवर्ट्स 1 लेना है, जहां पे देखिए मैं इस जहां से बता देता हूं। अगर आप पिच के हिसाब से किसी चीज को कैलकुलेट करते हैं तो मुझे बताइए पिच का डिस्टेंस जहां और जहां के बीच में होगा, ये होगा पिच आपका। तो मुझे बताइए जे आपका होल, आधा होल ये है आपका, एंड हाफ होल ये है। हाफ और हाफ, एक पिच में कितना होल बनेगा, हाफ प्लस हाफ मींस 1। तो इसलिए नंबर ऑफ होल्स क्या हो जाएंगे, इसमें 1 हो जाएंगे। तो जो अगर अकॉर्डिंग टू द पिच आपकी जो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द टेयरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ की क्या इक्वेशन होगी, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ की इक्वेशन होगी PT, दिस इज इक्वल टू P माइनस D इंटू T इंटू सिग्मा T। दिस इक्वेशन फॉर द पिच लेंथ। अगर आपको क्वेश्चन में पिच लेंथ दिया होगा, जैसे आपका सर्कमफ्रेंशियल जॉइंट वायलर्स के केस में आपकी जो इक्वेशंस होती हैं वो पिच के अकॉर्डिंग यू हैव टू फाइंड आउट करनी है। तो ये आएगा P माइनस D इंटू T इंटू सिग्मा T। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एज पर द, अगर आपको पिच दिया है न्यूमेरिकल्स में तो ये इक्वेशन आपने चेंज करनी है, बाकी दोनों इक्वेशंस आपकी सेम रहेंगी, राइट। थोड़ा सा मैं लिख लेता हूं उसको। तो लिख लीजिए, इन ऑर्डर टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेंथ इन पिच लेंथ। पिच लेंथ के केस में अगर आपने इक्वेशंस निकालनी हैं तो PT आपका आएगा W माइनस नॉट W, P माइनस D टू T इंटू सिग्मा T। क्या करना है आपने, W की जगह P लिखना है और N की जगह 1 लिखना है, बस। दिस इज ओनली यू हैव टू चेंज। PS आपकी क्या होगी, PS क्या होगी, R इंटू पाई बाई 4 इंटू D स्क्वायर इंटू सिग्मा S इफ द नंबर ऑफ रोज आर गिवन।
तो नंबर ऑफ रोज भी लेने की जरूरत नहीं है, जहां पे हम n को 1 ले लेंगे तो पिच लेंथ निकालना, तो नंबर ऑफ रोज लेने की जरूरत नहीं है, π/4 d स्क्वायर इंटू सिग्मा x, and if this is a single share, this is for the single share, and if this is double share, तो for double share this is equal to this π/4, चलो पहले आप r जहां पे लिख लो, r इंटू π/4 d स्क्वायर सिग्मा s, तो ये आ गया आपका डबल शेयर में 2 इंटू r π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू सिग्मा एस, राइट। इसी तरीके से पीसी के केस में आप लेंगे, पीसी के केस में r इंटू डी इंटू टी इंटू सिग्मा सी, तो नेचुरली नंबर ऑफ रो भी क्या होगा, 1 ही होगी। आपने अगर n 1 लिया तो नंबर ऑफ रो 1 होगी, तो r भी आपका 1 आ जाएगा। ये इक्वेशंस आपकी होंगी इन ऑर्डर टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेंथ इन पिच लेंथ, राइट। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है जो कि हम कर लेते हैं, एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट। एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट? सो एफिशिएंसी अगर आपने जॉइंट की निकालनी है, दिस इज इक्वल टू लीस्ट ऑफ पीटी, पीएस और पीसी। ये जो आपने 3 वैल्यू निकाली, इसमें आपने लीस्ट वैल्यू लेनी है डिवाइडेड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ अनरिफ्टेड, स्ट्रेंथ ऑफ अनरिफ्टेड प्लेट। तो ये आपका आ गया लीस्ट ऑफ पीटी इंटू पीएस इंटू पीसी। तो अनरिफ्टेड प्लेट की क्या स्ट्रेंथ होगी पिच के केस में, P इंटू टी इंटू सिग्मा टी, अगर ये पिच लें। और अगर विड्थ के केस में लेना हो तो P की जगह क्या लिखेंगे, W इंटू टी इंटू सिग्मा टी, राइट। सो दिस इज द एफिशिएंसी इक्वेशन ऑफ द एफिशिएंसी। क्या करना है, तीनों वैल्यूज में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपने लेनी है डिवाइडेड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द अनरिफ्टेड प्लेट। तो अनरिफ्टेड प्लेट की स्ट्रेंथ एज इन केस ऑफ पिच P इंटू टी इंटू सिग्मा टी होगा। और अगर आपने दूसरे केस में लिखना है विड्थ के केस में, तो लीस्ट ऑफ पी टी